Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 14 में रिग्रेशन एनालिसिस और कोरिलेशन कोएफिशिएंट को स्टडी कर लिया। आपने रिग्रेशन लाइन y on x और x on y को भी स्टडी किया, डिफरेंट फार्मूलाज को स्टडी किया और उसकी कैलकुलेशंस को भी देखा। कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट पिछले चैप्टर में अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 15 शुरू करने लगे हैं। और चैप्टर नंबर 15 का जो टाइटल है, जो टॉपिक है, वो है एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एसोसिएशन के कॉन्सेप्ट्स में क्या चीज समझने के लिए है। एसोसिएशन आपका चैप्टर नंबर 15 है और एसोसिएशन की तरफ जाने से पहले, यानी मैं टर्म एसोसिएशन को एक्सप्लेन करूं, इससे पहले कि हम थोड़ा सा फ्लैश बैक करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एसोसिएशन किस तरह लिंक अप होती है डिफरेंट टर्म्स के साथ। तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप को देखते हैं। रिलेशनशिप को आपने पिछले चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 14 रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर आपने अंडरस्टैंड किया था कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में जब हमने रिलेशनशिप को चेक करना है तो सबसे पहली जो टेक्निक थी, आपको याद होगा, थोड़ा सा फ्लैशबैक करें, अपने माइंड के अंदर लेकर आए, दैट इज स्कैटर डायग्राम। स्कैटर्ड डायग्राम, ये वो डायग्राम थी जिसके थ्रू आपने दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी। हम ये भी कह सकते हैं कि स्कैटर डायग्राम के थ्रू आप दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको लोकेट करते हैं। ठीक है, इसकी एक छोटी सी आउटलुक हम देख लेते हैं और आपको याद आ जाएगा कि हमने किस तरह स्कैटर डायग्राम को अंडरस्टैंड किया था। देखिए, एक्स एक्सिस था आपके पास, वाई एक्सिस था और उसमें कुछ पॉइंट्स थे जो कि स्कैटर्ड थे। जिन लोगों ने साथ साथ स्टडी किया है उनको आइडिया हो गया होगा कि हमने इस तरह की 6 डायग्राम्स पिछले चैप्टर में पढ़ी थी और कुछ इस तरह की उसकी आउटलुक थी। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है जिसको हम स्कैटर डायग्राम कह रहे हैं, मैं स्कैटर डायग्राम को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये लिंक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह हम रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहे हैं या देख रहे हैं। ठीक है, यानी अब अगर ये डायग्राम है मेरे पास तो मैं इजीली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं कि जिसमें कुछ पॉइंट्स जो है इस पर्टिकुलर लाइन से ऊपर है, कुछ पॉइंट्स जो है इस पर्टिकुलर लाइन से नीचे। ठीक है, यानी इस डायग्राम के थ्रू हम x और y के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या लोकेट कर रहे हैं, या हमें एक रिलेशनशिप नजर आ रहा है। ठीक है, और ये आपको अंदाजा भी हो गया होगा इससे कि अगर हम दो वेरिएबल्स को यहां डिफाइन करें, फर्ज कर लें दिस इज x1, उसके अगेंस्ट y1 होगा। अगर सेकंड वेरिएबल x2 है तो यहां से हम y2 डिफाइन करें। देखिए, y की वैल्यूज डिक्रीज कर रही हैं, x की वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं। मैं रिलेशनशिप की डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं आपको कि आपने इससे पहले जो अपना पिछला चैप्टर पढ़ा था रिग्रेशन के अंदर, उसमें आपने कुछ इस तरह अपने रिलेशनशिप को डिफाइन किया था जब दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं डेटा के अंदर, यानी बाईवेरिएट डेटा। ठीक है, बाईवेरिएट डेटा के हवाले से ये एक एग्जांपल है जिसमें हमें यह नजर आ रहा है कि x एंड y हैज, कौन सा रिलेशनशिप है जी? इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक हो गया। इनवर्स कैसे पता चला? क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस x की वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं और y के अलोंग अगर आप देखो तो y की वैल्यूज डिक्रीज कर रही हैं। ठीक है, सो इसलिए एक वैल्यू इंक्रीज कर रही है, दूसरी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो हमने कहा कि दे आर इन इनवर्स रिलेशनशिप। क्लियर होगी बात? अच्छा, देखिए, एसोसिएशन पे जाने से पहले हम ये टर्म को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसलिए आपने इसको लिंक करना है, एकदम इसका लिंक बनेगा एसोसिएशन के साथ। सो आपने वेरी मच क्लियर रहना है कि हम रिलेशनशिप को स्कैटर डायग्राम के थ्रू इस तरह एक्सप्लेन कर देते थे। ये तो एक आपका कैटेगरी हो गई, यानी एक आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया यहाँ पे कि आपने x और y दो वेरिएबल्स थे। अदर देन दैट कि आप इसको मेंटली सोच रहे हैं या माइंड के अंदर ला रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है तो थ्रू स्कैटर डायग्राम वो उसकी आउटपुट क्या बनती थी और किस तरह हम उसको देखते थे। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसी रिलेशनशिप के हवाले से मजीद अंडरस्टैंड करते हैं और फिर लिंक बनाते हैं कि किस तरह रिलेशनशिप जो है वो हमें लेके चल रही है एसोसिएशन की टर्म की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। आपने रिलेशनशिप को एक तो डिफाइन कर लिया कि स्कैटर डायग्राम के थ्रू हमारे पास लीनियर फंक्शन या लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है वेरिएबल्स के दरमियान। वहीं से आपने फिर आगे फर्दर टर्म पढ़ी थी कोरिलेशन। कोरिलेशन आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को याद होगा कि कोरिलेशन क्या चीज थी। कोरिलेशन था जो कॉन्सेप्ट दैट वाज स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। ठीक होगी बात? यानी जब दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, आमतौर पर हम इसको लीनियर रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करते हैं। यानी जब दो वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है या इंटरडिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर, हम ये देखते हैं दैट वाज कोरिलेशन। उसको आपको याद होगा आर के थ्रू भी कैलकुलेट किया था। यानी कॉन्सेप्ट उसका ये था, लेकिन उसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी वो आर थी, यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिसको हमने कहा। और आर की वैल्यू क्या थी? -1 से लेकर +1 तक। यहां से आपने ये चीज अंडरस्टैंड की थी कि आर की वैल्यू -1 से +1 तक मूव करने के पीछे जो इसकी इंटरप्रिटेशन थी वो क्या थी कि अगर -1 है तो इसका मतलब है नेगेटिवली कोरिलेटेड है। एग्जैक्टली -1 होने का मतलब यह था कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। और इसी तरह आप मूव करते थे, जब 0 पर पहुंचते थे, ये ऑब्वियसली -1 के बाद 0 आता है और फिर +1 आता है, तो 0 का मतलब होता था कि नो कोरिलेशन। हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो -1 से लेकर +1 तक होती थी, जिसमें सेंटर में 0 भी एग्जिस्ट करता था। ठीक है, 0 का मतलब ये होता था कि आपके पास जो कोरिलेशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। -1 का मतलब है नेगेटिवली कोरिलेटेड और +1 का मतलब है पॉजिटिवली कोरिलेटेड। लेकिन जब एग्जैक्ट 1 और -1 होती थी तो हम उसको परफेक्ट का लफ्ज उसके साथ इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अच्छा जी, अब ये चीज माइंड के अंदर जरा लाते चले जाएं। हम पहुंच रहे हैं एसोसिएशन की तरफ। ठीक है, अब एसोसिएशन क्या चीज है? जब इन जनरल आप इसको डिफाइन करते हैं तो एसोसिएशन को आप बहुत ही इजीली इन टर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप देखें तो एसोसिएशन का मतलब है ताल्लुक। ठीक है, तो हम यहां पर इसको ये नहीं कह सकते कि एसोसिएशन का मतलब क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक होगी बात? अब कोरिलेशन और एसोसिएशन में डिफरेंस क्या है? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोरिलेशन इज द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, और एसोसिएशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। तो ऐसा लगता है जैसे ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक जैसे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इंटरचेंजेबल है। हम एसोसिएशन की जगह कोरिलेशन भी लगा सकते हैं और कोरिलेशन की जगह एसोसिएशन भी लगा सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का आंसर है नो। उसकी रीजन क्या है? थ्रू डायग्राम इस चीज को अंडरस्टैंड करें। देखिए, याद रखिए ये बात, लीनियर। ठीक है, अच्छा, अब जरा फर्स्ट डायग्राम को देखें कि आपको जो स्कैटर डायग्राम नजर आ रही है उसका जो ट्रेंड एक बन रहा है, या यहां से जो आपको एक कर्व नजर आ रही है वो किस अंदाज में बिल्टअप होती हुई नजर आ रही है। जरा गौर से देखिए कि मैं अगर एक ट्रेंड बनाना चाहूं तो आपके पास कुछ इस तरह का बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये लीनियर नहीं है, यानी ये एक कर्वी रिलेशनशिप है। ठीक हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये कोरिलेशन के लिए सूटेबल नहीं है। आप फर्स्ट डायग्राम में कोरिलेशन को फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? उसकी रीजन क्या थी? ये देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। देखिए, यहां से गौर कीजिए, आपको नजर आ रहा होगा कि जितने भी पॉइंट्स हैं
वो सब एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, इसका मतलब है रिलेशनशिप तो है। दिस डायग्राम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक है, एक कर्व बन रही है, आपको नजर भी आ रही है। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती क्योंकि स्ट्रेंथ के लिए ये सूटेबल नहीं है। जरा दूसरी डायग्राम को गौर से देखें। दूसरी डायग्राम में अगर मैं यहां पर एक लाइन स्ट्रेच करता हूं तो आप जरा गौर से देखिए, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन बन रही है। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हम लीनियर लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, लीनियर ट्रेंड है ये आपका। तो यहां पर क्या है कि आप कोरिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, इसमें स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, जब कोरिलेशन होगी तो स्ट्रेंथ की बात होगी, या वाइस वर्सा हो सकती है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में दो वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कोरिलेशन। ठीक है, लेकिन एसोसिएशन और कोरिलेशन में अब डिफरेंस क्या है, ये मैं थ्रू डायग्राम बता रहा हूं। दिस इज एसोसिएशन, ये एसोसिएशन भी है, लेकिन हम इसको कोरिलेशन के साथ रिलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लीनियर है। लेकिन ये एसोसिएशन तो है बिटवीन एक्स एंड वाई, एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल वाई है, दोनों के दरमियान आपको एसोसिएशन नजर आ रही है, दोनों एक रिलेशनशिप के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो कर्वी रिलेशनशिप है, आप उसको एक अलग से नाम दे रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट कोरिलेटेड। उसकी रीजन इसकी कर्व है। सो हम ये कह सकते हैं कि एसोसिएशन, ठीक है, और कोरिलेशन बज़ाहिर एक जैसी टर्म्स हैं, लेकिन हम कोरिलेशन के अंदर जाकर एसोसिएशन ऑफ द वेरिएबल्स का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एसोसिएशन में अगर हम हैं सिर्फ, तो वहां कोरिलेशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको आप इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर फर्ज कर लें दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है, तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ आर एसोसिएटेड, क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब एसोसिएशन है। ठीक है, लेकिन हम उस वक्त तक उस पर्टिकुलर सिचुएशन के जो दो वेरिएबल्स हमने चूज किए हुए हैं, उस वक्त तक उनको कोरिलेटेड नहीं कह सकते जब तक हम उनमें लीनियर रिलेशनशिप को डिफाइन ना कर लें। इसका मतलब है कोरिलेशन की तरफ मूव करने से पहले ये सारी बातें रिग्रेशन के अंदर हमने डिफाइन की हुई है, इसको अंडरस्टैंड किया हुआ है कि अगर वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने का नाम क्या है? कोरिलेशन। सो एसोसिएशन और कोरिलेशन का बड़ा बारीक सा कॉन्सेप्ट है जो आपने अपने माइंड के अंदर रखना है। क्या है? दोबारा सुन लें कि रिलेशनशिप कोरिलेशन है, रिलेशनशिप एसोसिएशन है, लेकिन एसोसिएशन के बाद हम ये डिफाइन नहीं कर सकते उस वक्त तक उसको कोरिलेटेड जब तक वो लीनियर की फॉर्म के अंदर नहीं आ जाते। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को एक और डायग्राम के थ्रू या एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। Although term correlation and association are often used interchangeably, अभी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही है कि हम एसोसिएशन और कोरिलेशन का जो लफ्ज है एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए फिर जरा इस सेंटेंस को अंडरस्टैंड करें जो लिखा हुआ है, द टर्म कोरिलेशन एंड एसोसिएशन आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड है, उसमें वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड, तो वो कोरिलेटेड भी हैं। ठीक है, कब? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो कब कोरिलेटेड होंगे? अगर उन दोनों वेरिएबल्स की एसोसिएशन हमें शो हो रही है लीनियर फॉर्म के अंदर। यानी अगर वो लीनियर फॉर्म के अंदर है तो फिर वो कोरिलेटेड भी हो सकते हैं। वो आगे उसकी स्ट्रेंथ किस तरह की है वो बात की बात है, लेकिन आप ये माइंड के अंदर रखिए कि अगर एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स डिफाइन है, दो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन है, तो अगर उनमें लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर इसका मतलब है कि वो कोरिलेटेड भी नहीं हो सकते। तो इंटरचेंजेबली ऑफन का मतलब आया यहां पे, देखिए जरा वर्डिंग पे तवज्जो दें। ऑफन का मतलब माइंड के अंदर लाएं कि हम कभी कभार उसको यूज कर सकते हैं। तो कभी कभार की सिचुएशन यही वाली है कि एसोसिएटेड होना और चीज है, कोरिलेटेड होना और चीज है। सो अब जरा देखिए, इसको मैंने यहां पर थोड़ा सा और अलग से डिफाइन करके बता दिया कि
मेजर ऑफ लीनियर रिलेशनशिप जो है वो कोरिलेशन है, यानी बुलेट फॉर्म के अंदर इसको हम समराइज करने लगे। और एसोसिएशन का मतलब है एनी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी जब कोई भी रिलेशनशिप आप डिफाइन कर लेते हैं तो वो एसोसिएशन भी है, लेकिन जैसे ही वो रिलेशनशिप लीनियर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है तो फिर हम उसको कह देते हैं कोरिलेशन की तरफ मूव करवा देते हैं, यानी हम उसकी कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब यहां पर एक सवाल पैदा हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर वो भी एक रिलेशनशिप है, ये भी एक रिलेशनशिप है, तो फिर वाई एसोसिएशन इज डिफरेंट? एसोसिएशन अपने आप को एक जगह पर जाकर डिफरेंट कर लेती है। देखिए गौर कीजिए कि जब भी हम मेजर करते हैं लीनियर रिलेशनशिप की, यानी कोरिलेशन के जितने भी क्वेश्चन थे, अगर आपको याद हो तो उसमें क्या होता था, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, सारे के सारे जो आपके पास कॉलम्स जनरेट होते थे वो सारे के सारे क्या थे, क्वांटिटेटिव थे, यानी आपके पास यहां पर जो इंफॉर्मेशन बिल्टअप होती थी वो कौन सी होती थी, क्वांटिटेटिव। ठीक है, यानी आप क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आपके पास होती थी, आप y इक्वल्स टू 5.23 प्लस 6.99x ये एक लीनियर रिलेशनशिप फाइंड कर लेते थे। फिर यहां से आगे आप स्ट्रेंथ की तरफ जाते थे, ठीक है, उसकी मेजरमेंट कर लेते थे, वहां से कोरिलेशन कैलकुलेट हो जाती थी। लेकिन अब एसोसिएशन क्यों डिफरेंट है वो मैं आपको गाइड करने लगा। देखिए रियल लाइफ में जरूरी नहीं है कि आपके पास डेटा जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर हो, क्वांटिटेटिव हो। अगर डेटा आपका क्वालिटेटिव हो तो फिर क्या करेंगे? क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, जरा थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर स्केच लाइए। क्वालिटेटिव डेटा मतलब आपके पास क्वालिटीज का डेटा है। द वेरिएबल विच डिफाइंस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटीज इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, ऐसा डेटा जिसके अंदर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हो। अब क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कौन सी थी? ठीक है, फॉर एग्जांपल रिचनेस, ये क्वालिटी है। ठीक है, पुअरनेस, एजुकेशन लेवल, ठीक है, टॉलनेस, यानी हाइट की बात नहीं हो रही, हाइट तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ही होगी कि एक पर्सन जो है वो 5 फीट है, उसकी हाइट, उसकी 6.5 है, 5.8 है, वो नंबर्स के अंदर है। लेकिन जो क्वालिटीज हैं वो नंबर्स के अंदर रिप्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, सो अगर क्वालिटेटिव डेटा हो तो फिर जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान आप रिलेशनशिप फाइंड करें और कंडीशन यह है कि दोनों के दोनों वेरिएबल्स क्वालिटेटिव हैं, देन उस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे? एसोसिएशन। क्लियर होगी बात? यानी हम ये कह रहे हैं कि रियल लाइफ में जब क्वांटिटेटिव डेटा है तो आमतौर पे उसका जो रिलेशनशिप है वो हम मेजर करते हैं थ्रू कोरिलेशन, कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो और वो क्वांटिटेटिव हो। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की सूरत में हम जब भी रिलेशनशिप को कैलकुलेट करेंगे दैट इज नोन एज कोरिलेशन। ठीक है, लेकिन जब हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन में रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे, जरा गौर करना है आपने बात पे, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स अगर क्वालिटेटिव हैं और उनके दरमियान आप स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं या मेजर करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप एसोसिएशन का सहारा लेंगे। सो आज ये चीज आपको क्लियर हो गई कि एसोसिएशन और कोरिलेशन में फर्क क्या है, एक सेंटेंस का फर्क। देखिए इतनी ज्यादा बैकग्राउंड मैंने जो जनरेट किया है वो इस वजह से जनरेट किया है कि आपको रियल सेंस में आइडिया हो सके कि किस तरह हम कोरिलेशन और एसोसिएशन में फर्क कर सकते हैं। वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज इस चैप्टर के अंदर मजीद कौन से कॉन्सेप्ट्स। एसोसिएशन का फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और आपने ये चीज अंडरस्टैंड कर ली कि एसोसिएशन का मतलब ये है कि आपके पास क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा, क्वालिटेटिव वेरिएबल एक होगा, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, बहुत से वेरिएबल्स होंगे और उनमें आपने रिलेशनशिप को डिफाइन कर लेना। ठीक हो गया? यानी जब क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में आप रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं या चेक करते हैं या मेजर करते हैं
तो दैट मेजर इज नोन एज एसोसिएशन। क्लियर होगी बात। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म है मल्टीनोमियल पॉपुलेशन। मल्टीनोमियल पॉपुलेशन को आपने इससे पहले नहीं सुना हुआ, आपने एक लफ्ज पढ़ा हुआ है पार्ट 1 में, बाइनोमियल। जरा फ्लैशबैक करें, बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल का मतलब था टू टर्म्स रखने वाली कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके दो पैरामीटर्स थे, टू पैरामीटर्स, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड्स है, आपको क्लियर होगा कि बाई, यूनी, ट्राई, ठीक है। अब ये क्या है, मल्टीनोमियल पॉपुलेशन, यानी एक ऐसी पॉपुलेशन जिसमें एक से ज्यादा कैटेगरीज हम बिल्टअप कर दें, तो वो अब एक से ज्यादा में 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा प्रिसाइजली जब आप डिफाइन करते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं एक ऐसी पॉपुलेशन जिसमें 2 और मोर देन 2 आपकी कैटेगरीज डिफाइन हो जाएं। इसको यहां पे ये भी कह सकते हैं कि ईच एलिमेंट असाइंड वन एंड ओनली वन ऑफ, जरा गौर कीजिए कि एक ही आपके पास एट्रीब्यूटल असाइनमेंट होगी, मोर देन 2 एट्रीब्यूट्स। जब आपके पास 2 से ज्यादा कैटेगरीज बनेंगी तो उन 2 से ज्यादा की कैटेगरीज के अंदर जब आप हर एलिमेंट को एक जो है वो नंबर असाइन करेंगे हर एलिमेंट को, तो फिर क्या वो कहलाएगा, आपकी मल्टीनोमियल पॉपुलेशन, ठीक है। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन में फॉर एग्जांपल रिच, मैं इसकी एब्रिविएशंस लिख रहा हूं, नॉर्मल जो अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में बात हो रही है, और पुअर, 2 से ज्यादा कैटेगरीज हो गई। अच्छा जी, उसके बाद मैं एक और एट्रीब्यूट बना देता हूं। ये एक एट्रीब्यूट है इकोनॉमिक कंडीशन। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट हम डिफाइन कर लेते हैं, एजुकेशन लेवल। एजुकेशन लेवल, ठीक है जी। एजुकेशन लेवल में अगर हम ये कह सकते हैं जी, फॉर एग्जांपल एक पर्सन, हमने उससे इंफॉर्मेशन ली, ठीक है, एक हाउस होल्ड से ले ली कि हाँ जी आप रिच हैं, ओके, ठीक है, और आपकी एजुकेशन लेवल क्या है, से मास्टर्स, ठीक हो गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि उस पर्सन को हमने ये नहीं किया कि हमने जनाब उसको रिच में भी रख दिया, नॉर्मल में भी रख दिया और पुअर्स में भी देख लिया, वो रिच में ही कंसिडर हो रहा है और उसके साथ उसका जो लिंक अप बन रहा है वो मास्टर्स के साथ। यानी हम ये कह सकते हैं कि ईच एलिमेंट असाइंड, जो भी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर असाइन किया जा रहा है, वन एंड ओनली वन, हम एक ही पर्टिकुलर सिचुएशन उसको असाइन करेंगे ऑफ मोर देन 2 एट्रीब्यूट कैटेगरीज। आप इसको आसानी के तौर पे इस तरह याद रख सकते हैं कि मल्टीनोमियल पॉपुलेशन एक ऐसी पॉपुलेशन होती है कि जिसमें हमारे पास एट्रीब्यूटल कैटेगरीज 2 से ज्यादा होती हैं और हर कैटेगरी के अंदर एक पर्सन जो है उसकी जो नुमाइंदगी है या उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक ही कैटेगरी के अंदर आएगी। यानी बहुत सी कैटेगरीज बनी हुई है लेकिन एक जो एलिमेंट है उसकी रिप्रेजेंटेशन एक ही पर्टिकुलर कैटेगरी को रिप्रेजेंट वो कर रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि पॉपुलेशन के अंदर रिच भी है, फॉर एग्जांपल पुअर भी है, तो एक पर्सन जो है वो रिच में भी शो हो रहा है और वो पुअर्स में भी शो हो रहा है, सो एक ही कैटेगरी में शो होगा। तो ऐसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं, मल्टीनोमियल पॉपुलेशन। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एसोसिएशन की कुछ और टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म क्लास। देखिए ये उसी मल्टीनोमियल पॉपुलेशन के एस्पेक्ट में बात हो रही है। क्लास क्या है? अ क्लास इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर शेयरिंग अ गिवन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, यानी ये जो क्लास जिसकी बात हो रही है ये एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि क्या कर रहा है, एक गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर कर रहा है। शेयर का मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए यहां पर फॉर एग्जांपल मैं स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के हवाले से मैंने दो कैटेगरीज ले ली हैं और उसमें सब ग्रेड्स के हवाले से मैंने देख लिया। ठीक है, यानी फर्स्ट कॉलम में मैंने ग्रेड्स लिख दिए और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम्स हैं वो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए रोल नंबर
फॉर एग्जाम्पल 5 की बात कर रहे हैं, क्लास के अंदर बहुत से रोल नंबर्स होते हैं, उसमें से रोल नंबर 5 की बात हो रही है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर 5 ने स्टैटिस्टिक्स में बी ग्रेड लिया, तो वो किस रो के अंदर लिखा जाएगा, जरा गौर कीजिए, वो यहां पर लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। इसी तरह मैं यहां पर रोल नंबर्स लगा देता हूं 6, 8, फॉर एग्जाम्पल 10, ठीक है। सो रोल नंबर 5 बी कैटेगरी उसकी, यानी बी ग्रेड है। रोल नंबर 6 और 8 ए कैटेगरी में, यानी ए उसका ग्रेड है। और इसी तरह रोल नंबर 10 जो है वो फॉर एग्जांपल सी में। सिमिलरली अब गौर करना है आपने, तो स्टैटिस्टिक्स इज अ क्लास। स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो एक क्लास है कि जो कि गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्हीं रोल नंबर्स के एतबार से हम मैथमेटिक्स को देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये रोल नंबर 8 ने ए ग्रेड लिया है, ठीक है। रोल नंबर 5, 6 इन दोनों ने जो है वो बी ग्रेड ले लिया और 10 ने सी ग्रेड ले लिया, ठीक है। अब आपने क्लासेस को डिफाइन कर लिया कि क्लासेस क्या है, कि जो कि सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और वो गिवन कैरेक्टरिस्टिक को शेयर कर रही हैं, बता रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास, यानी किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर जितनी ऑब्जर्वेशंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखिए गौर करना है आपने, एक स्टैटिस्टिक्स को हम ओवरऑल जब क्लास कहते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4। लेकिन जरा गौर करना आपने कि स्टैटिस्टिक्स के साथ बी को अगर हम क्लास डिफाइन करते हैं, यानी सब्जेक्ट आपका स्टैटिस्टिक्स है लेकिन क्लास बी है, तो फिर उसके अंदर हमारे पास एक ही स्टूडेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर जो हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड क्लास फ्रीक्वेंसी। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स को एज ए क्लास कंसिडर करूं तो फ्रीक्वेंसी 4 है। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के अंदर बी को क्लास कंसिडर करूं तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। सिमिलरली अगर मैं मैथमेटिक्स के अंदर फॉर एग्जांपल बी को एक क्लास कंसिडर करूं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है स्टूडेंट्स, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी 2 होगी, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ क्लास। ठीक है जी, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसके कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब है ऑब्जेक्ट्स की क्लासिफिकेशन, यानी मैं आपको इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। यानी ऑब्जेक्ट्स को जब आप क्लासिफाई कर देते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह की आपने एक मिलती जुलती चीज पढ़ी थी पार्ट 1 के अंदर, आपको अगर याद हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स विद फ्रीक्वेंसीज। यानी जब हम नंबर्स को, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको ग्रुपिंग कर देते हैं, उसकी नंबर्स की ग्रुपिंग करते हैं और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, तो वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब चूंकि हम कैटेगोरिकल डेटा के अंदर हैं, हमारे पास मल्टीनोमियल पॉपुलेशन है, हमारे पास बहुत से एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं। एट्रीब्यूट को माइंड के अंदर रखना है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, एट्रीब्यूट इज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। सो जब उस वेरिएबल को हम डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिफाइन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, दैट डिवीजन इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी ऑब्जेक्ट्स को क्लासेस में डिवाइड करने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म, इसके साथ मैंने स्टार्स भी लगाए सिर्फ इस वजह से कि आपको माइंड के अंदर रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, दिस इज डाइकोटमी, ठीक है। डाइकोटमी क्या चीज है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस। यानी एक चीज माइंड के अंदर रखनी है कि डाइकोटमी और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये सेम चीजें। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन जनरल हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, या डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के कॉन्टेक्स्ट में डिवाइड करते हैं। लेकिन ये क्या है, डाइकोटमी भी वही प्रोसेस है कि डाइकोटमी में भी हम क्या करते हैं कि डिफरेंट क्लासेस बना देते हैं, लेकिन कब, जब टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस होंगी।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस का मतलब है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपने प्रोबेबिलिटी के अंदर अंडरस्टैंड किए हुए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से इवेंट्स होते हैं कि जिनमें कुछ भी कॉमन एग्जिस्ट नहीं करता। यानी हम डाइकोटमी में क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही करेंगे, दिस वन। लेकिन ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस में होगा और वो 2 होंगी, यानी 2 से ज्यादा नहीं होंगी। यानी आप समराइजली ये कह सकते हो कि 2 क्लासेस में अगर आप कंप्लीटली डिवाइड कर देते हो पॉपुलेशन को, लेकिन दोनों क्लासेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उस टर्म को, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डाइकोटमी। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा हुआ है पॉपुलेशन है आपके पास, किसी जगह पर ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक किसी सिटी की पॉपुलेशन है, तो आप उस पॉपुलेशन को क्या करें, 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में डिवाइड कर दें, या उसके जो क्लासेस बना दें वो है मेल और फीमेल, यानी पूरी पॉपुलेशन 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, मेल्स और फीमेल्स। तो दोनों देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसी तरह एफएससी की क्लास है, ठीक है, एक रूम के अंदर एफएससी के बहुत से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। आप क्या करें, आप रूम के अंदर एंटर हो और आप कह दीजिए कि जी प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अलग अलग हो जाएं, तो क्या होगा, देखिए पूरी क्लास 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक तरफ प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे, एक तरफ प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे। सो एफएससी इज डिवाइडेड इन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंजीनियरिंग के अंदर मेडिकल के नहीं बैठे होंगे, इसी तरह मेडिकल के अंदर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स नहीं बैठे होंगे। सो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज। सो डाइकोटमी इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस। होप एसोसिएशन के एतबार से आपने आज बहुत सी टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इन टर्म्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करें, क्योंकि इन टर्म्स ने आगे फर्दर आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।